हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट वीडियो लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। तो रोटेशनल डायनामिक्स जो है वो एमएसटी सीईटी के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसमें सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, ये जो मैकेनिक्स के बेसिक जो टॉपिक्स हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए, वो सीईटी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, सो दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So let's move on. We'll be covering 5 important MCQs जो important topics से हम लोगों ने उस हिसाब से चुना है, and हम उससे related कुछ questions अभी cover करने जा रहे हैं. So let's begin. So first question is, a rod PQ of mass M, ये rod है PQ जिसका मास है M, लेंथ इज L, is hinged at its one end P. सो P एक पॉइंट है जहाँ पे रॉड पी क्यू को हिंज करके रखा हुआ है, मतलब कह सकते हैं वहाँ से वहाँ पे अटका कर रखा हुआ है. एंड इट इज सस्पेंडेड, यहाँ पे दिख रहा है एक स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है. लिखा हुआ है रॉड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय ए मासलेस स्ट्रिंग टाइड टू एंड क्यू. तो उसको हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, मतलब एकदम पैरेलल टू ग्राउंड कह सकते हैं, या पैरेलल टू ग्राउंड प्लेन, और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस कह सकते हैं. तो स्ट्रिंग की वजह से उसको परपेंडिकुलर रखा है पॉइंट क्यू पर. सो एक पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट क्यू है. पॉइंट क्यू के थ्रू उसको सस्पेंड करके रखा गया है 90 डिग्री पर. दिस इज 90 डिग्री. एंड क्वेश्चन पूछा है व्हेन द स्ट्रिंग इज कट, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड इज. सो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है. अभी अगर पॉइंट पी पे अगर उसको अटका कर रखा गया है या हिंच कर कर रखा गया है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा. तो लेट अस अज्यूम दैट एंगुलर एक्सेलरेशन हियर इज अल्फा. तो आप लोगों को पता होगा एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए वी यूज़ अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी के लिए वी यूज़ ओमेगा, एंड टॉर्क के लिए वी यूज़ टाउ. सो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा. तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, और अगर इस पे इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालें हम लोग, तो सेंटर में होगा इस पूरे रॉड का जो मास है वो एग्जैक्टली सेंटर में होगा, एंड दैट मास विल बी इक्विवेलेंट टू एम जी. सो ये पूरा लेंथ एल है, तो यहाँ पे जो एम मास है इसके अकॉर्डिंग अगर हम लेंथ को डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स एल बाई टू एंड एल बाई टू. सो मैं इस लेंथ को डिवाइड करता हूँ टू पार्ट्स में. दिस इज़ एल बाई टू, दिस इज़ एल बाई टू. जो मास होगा वो है एम. इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको मैं एफ जी लिखता हूँ, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू एम जी. अब ये बोला गया है कि इस रॉड को जिस स्ट्रिंग से सस्पेंड किया गया है उसे हम कट कर रहे हैं. दैट मीन्स इट विल रोटेट अलोंग दिस पॉइंट पी. तो पी क्यू जो रॉड है जिसका लेंथ एल है वो इस पॉइंट के अलोंग रोटेट करेगा. और एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. तो एंगुलर एक्सेलरेशन और जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला जो है, उसका जो रिलेशन है, दैट इज समथिंग लाइक दिस. सो टॉर्क टाउ along this point P is equal to I is moment of inertia into alpha. Alpha is the angular acceleration. So angular acceleration alpha है, वो point P के along act कर रहा है. अब अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, तो महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड along मिडल एक्सिस या along द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास. तो पी क्यू जो है वो रॉड है, उसका मास m है, और जो उसका सेंटर है वो एग्जैक्टली यहाँ पे है, जस्ट आफ्टर एल बाई टू डिस्टेंस. तो इसके अलोंग जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एज पर महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक, दैट इज 1/12 इंटू एम एल स्क्वायर, वेर एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड. बट यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फाइंड करना है वो पॉइंट पी के अलोंग फाइंड आउट करना है. तो पैरेलल एक्सिस थियरम क्या कहता है कि अगर किसी अलग पॉइंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, तो उसका फॉर्मूला जो होगा वो आई ऑफ दैट पॉइंट इज इक्वल टू आई सी प्लस
मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, जहाँ पे डिस्टेंस जो है वो सेंटर पॉइंट एंड जिस पॉइंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस है, जो यहाँ पे L/2 है। सो आई पी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट दिस पॉइंट पी इज इक्वल टू आई सी। आई सी जो है वो सेंट्रल एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो विच इज एज पर महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक ml²/12 प्लस m इंटू डी। डी जो है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल एक्सिस एंड द पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो p है एंड यहाँ पे जो सेंटर है उसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज एक्जैक्टली हाफ ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड, सो दैट बिकम्स L/2 का स्क्वायर विच विल बी L²/4। अब ऊपर और नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे 12 आ जाएगा, ऊपर 3 आएगा, सो डिनोमिनेटर विल बी कॉमन एंड इट विल बी बिकम 4/12 बिकॉज 3 + 1 4/12 विच विल बी 1/3। सो इसका आंसर आया 1/3 ml²। तो हमें पता चल गया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस पॉइंट विच इज आई पी दैट इज इक्वल टू 1/3 ml²। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम वापस से लिखेंगे, आई पी इंटू अल्फा, आई पी क्या हो गया ml²/3 इंटू अल्फा। अभी अल्फा हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला हमने देखा आई अल्फा है, बट टॉर्क का एक और फार्मूला है एज पर सिंपल बेसिक मैकेनिक्स। टॉर्क जो होता है वो जिस पॉइंट के अलोंग फाइंड करना है वहाँ से लेकर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ तक का रेडियस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। तो लेट्स से ये एक पॉइंट P है और ये एक पॉइंट Q है। अगर हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है और जो कोई भी और जो रॉड है वो पॉइंट P के अलोंग रोटेट कर रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो मल्टीप्लाइड बाय दिस रेडियस, तो F इंटू आर। तो यहाँ पे जो रेडियस होगा वो L/2 होगा क्योंकि ये हमारा सेंटर है, और यहाँ के लिए जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज F(g) इज इक्वल टू m इंटू जी। सो टाउ विल बी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है यहाँ पे L/2 है और जो फोर्स है वो क्या है m इंटू जी। सो टॉर्क का छोटा जो दूसरा फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर जिस पॉइंट के अलोंग टॉर्क फाइंड आउट करना है वो डिस्टेंस है जो यहाँ पे L/2 है, एंड फोर्स इज द एक्चुअल फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज mg, m इज द मास ऑफ दिस रॉड, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए F इंटू डी, तो mg इंटू L/2 and this becomes ml²/3 times अल्फा। अब ये L स्क्वायर है और ये L है, L कट होगा, ये M जो है ये मास ऑफ रॉड ही है तो M कट होगा, सो दिस बिकम्स 3 इंटू जी अपॉन 2 टाइम्स ये जो L है वो आएगा यहाँ पे L, दिस इज इक्वल टू अल्फा। सो अल्फा का जो वैल्यू है दैट इज 3g/2l, so 3g/2l, A is the correct answer. I hope everything is clear. So we'll move on to the next question. A particle is performing a uniform circular motion along the circumference of a circle of radius r and t is the periodic time. तो एक सिंपल सा सर्कल हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, ये इसका सेंटर हो गया, सर्कल का रेडियस जो है वो r है, एक पार्टिकल है वो सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल के अलोंग घूम रहा है जिसका रेडियस r है एंड t इज द पीरियोडिक टाइम। तो ये लेट्स से यहाँ पे पार्टिकल P है, इसको ये पूरा सर्कमफरेंस पूरा करने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू T। पूछा है इन द टाइम T/4 इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड आर रिस्पेक्टिवली। सो क्वेश्चन जो है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो अगर ये पूरा सर्कमफरेंस उसको पूरा करने में अगर टाइम T लगता है तो T/4 में वो कितना डिस्प्लेसमेंट और कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो सीधी सी बात है, अगर T टाइम में ये पूरा कवर करता है तो T/4 में ये क्वार्टर पूरा करेगा, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ही यही होता है। सो लेट्स से ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट उसका,
यहाँ से इसने स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ तक अगर वो पूरा आता है, पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस कवर करके, देन इट बिकम्स टाइम पीरियड टी, बट दिस इज नाउ टिल हियर ओनली, तो इसका जो टाइम पीरियड है t/4 है, और अब उसने यहाँ से यहाँ तक यही वाला पार्ट जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। क्वेश्चन पूछा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एंड डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली जो एक्चुअल पॉइंट है स्टार्टिंग पोजीशन, वहां से स्ट्रेट लाइन टिल द एंड पोजीशन, so this becomes the displacement, because displacement is dependent upon direction and it is always the straight line, मतलब a से अगर पार्टिकल ट्रेवल करके वापस a पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो, बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन जो है वो वापस से शॉर्ट होते गई, बिकॉज शॉर्टेस्ट पाथ मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज ए पी, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। तो रेडियस जो है वो तो सेम ही रहेगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इट इज़ वेरी सिंपल, ए पी विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू विच विल बी इज इक्वल टू रूट 2 ऑफ आर। तो रूट 2 ऑफ आर आप देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो तीन ऑप्शंस में है। अब फाइंड करना है डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है। तो अगर ये सर्कल है इसका सरकमफेरेंस होगा 2πr, तो ऑब्वियस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है क्वार्टर, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 4, so 2 to the 4, and this becomes pi r upon 2. So pi r upon 2 becomes the distance, and under root of 2 into r becomes the displacement. So option D is the correct answer. I hope यहाँ पे भी बहुत सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। थैंक यू। We move on to the next question. The ratio of angular speeds of hour hand of a clock to that of a minute hand is, तो लेट्स से अगर ये क्लॉक है, ये उसका सेंटर है, दिस इज़ द आर हैंड सबसे छोटी वाली सुई, एंड दिस इज़ द मिनट हैंड सबसे लंबी वाली सुई, एंड लेट्स से ये सेकेंड हैंड है, दिस इज 6, दिस इज 3, दिस इज 9, दिस इज 12। अभी पूछा गया है रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ आर हैंड टू दैट ऑफ मिनट हैंड। तो एंगुलर स्पीड जो है वो हमने जैसा डिस्कस किया ओमेगा से डिनोट किया जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो पूछा है ओमेगा ऑफ आर हैंड डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ मिनट हैंड जो है वो क्या होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर टाइम पीरियड की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है। तो ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी। सो सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा ऑफ आर अपॉन ओमेगा ऑफ एम बिकम्स 2 पाई ऑफ टाइम पीरियड ऑफ आर हैंड डिवाइडेड बाय 2 पाई ऑफ टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड। तो ये 2 पाई कट हो गया, ये टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड ऊपर गया, टाइम पीरियड ऑफ आर हैंड नीचे आ गया। अब टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड कितना होगा। अब ये बहुत सीधी सी बात है, टाइम पीरियड मीन्स यहाँ से अगर सुई स्टार्ट हो रही है 12 से, तो वो पूरा एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन पूरा करके इस पॉइंट पे आएगी, तब जाके उसका टाइम पीरियड ख़त्म होगा। तो अगर हम मिनट्स की बात करें तो मिनट हैंड का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 60 मिनट्स, मतलब 60 मिनट में वो पूरा टाइम पूरा करेगा, एक पूरा सर्कल पूरा करेगा। अब अगर आर हैंड की बात करें तो उसका पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में, मतलब ये आर हैंड लेट्स से अभी 3 पे है तो वापस से 3 आने में मतलब होता है, अगर अभी 3 PM हो रहा है तो वो 3 AM को वापस उल्टा आएगा, या फिर अगर अभी 3 AM हो रहा है, रात के 3 बज रहे हैं, तो वो एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके नेक्स्ट डे दोपहर 3 बजे फिर से इस पॉइंट पे आएगा। दैट मीन्स उसने 12 आवर्स पूरे किए। अब 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 12 आवर में होगा 12 × 60 मिनट्स। ऊपर भी मिनट्स में ही है, नीचे भी मिनट्स में है। इसको लगेगा 12 × 60 मिनट्स आर हैंड को, मिनट हैंड को लगेगा सिर्फ 60 मिनट्स। 60 कट, आंसर आया 1/12। सो 1:12 इज द रेशियो फॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड इज टू मिनट हैंड। तो 1:12 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone of mass m tied to a string of length l is whirled in a circle of radius r.
तो सर्कल दे दिया है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का। ये है रेडियस आर और बोला गया लेंथ एल। तो रेडियस आर अगर कंप्लीट कर रहा है वो स्ट्रिंग और उसका लेंथ एल है, तो दैट मीन्स एल इज इक्वल टू आर। मतलब कह सकते हैं ये जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज रिडंडेंट डेटा, मतलब ये एक्स्ट्रा डेटा दिया है कंफ्यूज करने के लिए, बट वो है लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही है विच इज रेडियस ऑफ सर्कल ओनली। तो ये पूरा सर्कल है, लेट्स से ये पॉइंट सी है सेंटर, रेडियस एल है। स्टोन जो है वो है यहाँ पे है एम, उसका मास है एम, एंड ग्रेविटी के इफेक्ट में वो घूम रहा है, मतलब यहाँ से उसको छोड़ा और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। if its radial acceleration is p times the acceleration due to gravity। अभी पूरा acceleration हम लोग पहले यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। acceleration ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली एकदम वर्टिकली एक्ट करेगा टूवर्ड्स अर्थ विच इज g। तो acceleration ड्यू टू ग्रेविटी इज g, मैं इसको लिख रहा हूँ g इज इक्वल टू a, इसको या फिर ए जी लिख सकते हैं। acceleration ड्यू टू ग्रेविटी इज g एंड बोला गया है रेडियल एक्सेलरेशन भी है। तो सर्कुलर मोशन में कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में रोटेट हो रहा है तो उसमें उसको बैलेंस करने के लिए दो फोर्सेस जो है वो एक्ट करते हैं टुवर्ड्स द रेडियस, वन इज टुवर्ड्स द रेडियस, वन इज अवे फ्रॉम द रेडियस, या टुवर्ड्स द लेंथ अवे फ्रॉम द लेंथ कह सकते हैं। तो अंदर की तरफ जो फोर्स आता है उसको कहते हैं सेंट्रीपेटल, और बाहर की तरफ जो जाता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो सेंट्रीपेटल जो फोर्स है उसके वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको कहते हैं हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन। तो पूछा है रेडियल एक्सेलरेशन ए आर जो है, मतलब बताया गया है रेडियल एक्सेलरेशन ए आर जो है दैट इज पी टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ए आर जो है वो पी जी है। तो ए आर इज इक्वल टू पी टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज जी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो जी है ही। अभी पूछा गया है linear acceleration at a point on the circle where the string becomes horizontal, p is positive is। तो ये जो p है वो पॉजिटिव है, वो तो यहाँ पे मेंशन्ड है। पूछा गया है linear acceleration when that point when at a point on the circle when the string becomes horizontal। तो यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग का है, मतलब इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर एक्ट कर रहा है और रेडियल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो डेफिनेटली इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। सो लीनियर एक्सेलरेशन विल बी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, प्लस रेडियल एक्सेलरेशन आर है। बिकॉज दीज आर वेक्टर्स, तो वेक्टर्स के टर्म में उसको हम ऐसे लिखेंगे। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये यहाँ पे एक राइट एंगल हाइपोटेनस जो है बन रहा है बिकॉज दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल एग्जैक्टली बन रहा है। तो पाइथागोरस थियरम के अकॉर्डिंग ए एल का स्क्वायर, मतलब दिस हाइपोटेनस जो है ए एल, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर का स्क्वायर इंटू ए आर का स्क्वायर प्लस ए जी का स्क्वायर। सो ए आर का ए जी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। तो ए एल जो हो जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ ए जी का स्क्वायर। व्हाट इज ए जी, जी, जी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। ए आर क्या है, पी इंटू जी, मतलब पी टाइम्स जी बोला गया था ना। सो दिस बिकम्स पी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। जी स्क्वायर जो है वो अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो अंदर आएगा वन प्लस पी स्क्वायर, और रूट के बाहर अगर जी को लाते हैं तो दिस बिकम्स अंडर स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस वन। तो जी अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस वन, डी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो एल लेंथ मास है वो लिखा हुआ है, स्ट्रिंग जो है दैट इज वर्ल्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अगर बोला गया है तो दैट मीन्स ये जो पूरा जो रोटेशन हो रहा है ये ग्रेविटी के अंडर में हो रहा है और वर्टिकली हो रहा है। दैट मीन्स रेडियस जो है आर एंड लेंथ जो एल है दैट इज एग्जैक्टली सेम। सो दिस डेटा इज जस्ट फॉर कंफ्यूजन, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ रेडियस आर का रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है। और लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो दैट इज ऑब्वियसली रिजल्टेंट ऑफ
रेडियल एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया कि एक्सेलरेशन जो होगा लीनियर एक्सेलरेशन हमारा वो क्या होगा। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा है अ बॉडी ऑफ मास m इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो ये है सर्कल, उसका रेडियस है छोटा r। द वर्क डन बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स इन मूविंग इट थ्रू 1/3 ऑफ सर्कुलर पाथ इज। सो लेट्स से अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो 1/3, अभी तो हम 1/4 पे हैं, 1/3 ऑफ सर्कुलर पाथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली कहीं यहाँ पे आएगा। तो वो उसने क्या पूछा है यहाँ पे, लेट्स से ये पॉइंट P है, ये स्टार्ट पॉइंट S है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट P। इसके लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सॉरी सेंट्रीपेटल फोर्स जो एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एफ सी में लिखता हूँ यहाँ पे, उसका वर्क डन कितना होगा। अभी अगर ये पूछा होता इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर बॉडी को मूव कर रहे हैं तो टेंजेंशियल या फिर लीनियर फोर्स पूछा होता उसने, तो उस फोर्स की वजह से यहाँ से यहाँ तक कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से अगर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो वो आएगा। बट वो कौन सा फोर्स होगा, टेंजेंशियल फोर्स, या फिर कह सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स भी अगर एक्ट कर रहा हो। बिकॉज अगर ये सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे शॉर्ट में मैं बताता हूँ, यहाँ पे फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है। एक टेंजेंशियल एक्ट कर रहा है, एक टूवर्ड्स द रेडियस एक्ट कर रहा है, और एक जो फोर्स है वो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, एक फोर्स जो है वो लीनियर फोर्स होगा। तो टेंजेंशियल फोर्स को एफ टी बोलो, रेडियल फोर्स को एफ आर बोल सकते हैं, लीनियर फोर्स को एफ एल बोल सकते हैं, वो दोनों का रिजल्टेंट होता है। बट यहाँ पे जिस फोर्स के बारे में बात हो रही है दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो टुवर्ड्स दी सेंटर अलोंग द रेडियस एक्ट करता है। पूछा है इसके वजह से वर्क डन क्या है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखता हूँ एस, यहाँ पे रेडियस आर है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो है सेंटर से आर के ही डिस्टेंस पे रहता है, हमेशा रहता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स विल बी ऑलवेज जीरो। अगर वो पूछा होता है टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग फाइंड कर सकते थे। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो ही नहीं रहा है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्ट करेगा, अब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वो एक्ट करेगा अलोंग दी रेडियस, एंड सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो भी अलोंग द रेडियस एक्ट कर रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ हो ही नहीं रहा है, सेम ही डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों है। इसके वजह से जो वर्क डन है वो ज़ीरो आएगा। सो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो एंड फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है अलोंग द सेम दिस स्ट्रिंग, या कह सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी की बात हो रही है तो हमने रेडियस यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी कंसिडर कर सकते हैं या स्ट्रिंग नहीं कंसिडर करेंगे तो भी चलेगा। बट बात सीधी सी है कि बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपेटल फोर्स देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एट ऑल। सो बिकॉज ऑफ दिस द टोटल वर्क डन विल बी ज़ीरो। आई होप एवरीथिंग इज़ वेरी मच क्लियर। फिर मिलेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ, कवरिंग द सेम टॉपिक रोटेशनल डायनामिक्स, एंड डिटेल्ड लेक्चर भी इसका जल्द ही कवर होगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू अ यूट्यूब चैनल। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।